हेलो दोस्तों, मैं सुधींद्र सिंह तोमर आप सभी का भूमिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। वेलकम टू भूमिया क्लासेस। हम शारदा पब्लिकेशन के हिंदी माध्यम के मैथ सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे। उसमें अब तक हमने 7 टाइप देखे, उनके जितने भी उदाहरण थे सारे क्वेश्चंस को हमने किया। आज हम करेंगे टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10। 3 टाइप आज हम करने वाले हैं, थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए डेली की कंपैरिजन में। तो टाइप 8 क्या कहता है? जनसंख्या पे आधारित प्रश्न हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम एक-एक करके सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैंने इसको इंडिविजुअली भी बनाया हुआ है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हमें दी है और पूछा 3 वर्ष बाद की नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। करने का तरीका बिल्कुल सेम है जो अभी हमने सीखा। ये भी सक्सेसिव चीज है, क्रमागत है, क्रमशः है। तो इसको हम कैसे करें? देखो पहला काम हमें वही करना है कि 10% जो हमें दिया है, इसका मतलब देख लो कितना होता है 1/10। पहले अगर जनसंख्या को हम 10 मानते हैं तो नई जनसंख्या हमारी जो होगी वो कितनी होगी? 11। ठीक है, वही चीज हम यहाँ करते हैं, ओल्ड न्यू। पहले वर्ष 10 से 11 हुई, चूंकि समय 3 वर्ष दिया है तो यही दर से 3 वर्ष बढ़ेगी, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस में कहीं कैंसिल होता है तो हम उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हमें पता है। अगर यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये 1000 आएगा और ये कितना आएगा? 1331। अब देखना है, चूंकि हमें यहाँ वर्तमान जनसंख्या दी है और वर्तमान जनसंख्या हमारी यहाँ कितनी है? 1000। ये जो है वो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या होती है, ये चीज हमें पता है। तो देखो 1 लाख जो है क्या दिया है? 1 लाख वर्तमान जनसंख्या दी है, तो 1 लाख हम लिख लेते हैं और 1 लाख किसकी वैल्यू होगी? 1000 की। ठीक है, हमें निकालना है 3 साल बाद इनकी अभी की जनसंख्या मान के चलते हैं इसको। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 1331। 3 से ये 3 काट दिया तो यहाँ हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 1331 ये जनसंख्या जो आई है वो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या है, बाद की। ठीक है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो पूर्व की आती है, 3 साल पूर्व और ये 3 साल बाद, बीच में जो प्रोसेस हुई उसको हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ अगर ये पूछता है कि इन 3 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, तो यहाँ कितनी बढ़ गई हमें दिख रही है? 331। तो यहाँ हम 331 रख देते तो हमारा आंसर आ जाता कि 33,100 जनसंख्या बढ़ गई। मान लो प्रतिशत में पूछता कि कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई इन 3 सालों में, तो हम क्या करते हैं? 331 बढ़ी किस पे? 1000 पे। परसेंटेज में जब भी निकालते तो गुणा क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे तो आंसर आ जाता 33.1%। ये हमसे पूछा नहीं गया था, ये मैंने एडिशनल बताया। जब भी हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है तो जो रियल वैल्यू होती है उसका यूज हमें नहीं करना। ये जैसे दिख रहा है 33.1%, ये कुल बड़ी होगी। वैसे हमें दिख रहा है कि 10%, 10%, 10% नहीं 30% बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये क्रमागत चीज है। क्रमागत यानी कि जो पहले बढ़ी होगी उस पर दूसरी बढ़ेगी और जो दूसरी बढ़ी होगी उस पर तीसरी बढ़ेगी। ये चीज हमें समझ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उसमें हमें कुछ चीज फ्रैक्शन में दी हुई है, तो फ्रैक्शन में हमें कैसे करना है? यहाँ देखो, एक गांव की वर्तमान आबादी दी है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? यहाँ ये समझना है कि 2 वर्ष तो पूरे हैं और जो तीसरा वर्ष है वो फ्रैक्शन में है। इसको हम कैसे हल करें समझते हैं। देखो पहली बार जो बढ़ी होगी वो कितनी बढ़ी होगी? 5%। और 5% का मतलब क्या है? 1/20। यानी कि पहले जनसंख्या 20 थी, 1 बढ़ गई तो नई जनसंख्या कितनी होगी? 21। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ओल्ड हो गई, ये न्यू। अगली साल भी पूरी जनसंख्या बढ़ी है तो अगले साल भी हमारा 5% ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 1/20। ये ओल्ड वैल्यू, तो नई वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 21। अब समझना तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की जो वैल्यू है वो पूरी साल नहीं बढ़ी, तीसरी बार में पूरी साल नहीं बढ़ी, ये बढ़ी है 3/5 साल। ठीक है, यानी कि कुछ साल की फ्रैक्शन में। तो क्या करें? कुछ नहीं करना, जो परसेंट दिया हुआ है उसका हम 3/5 निकाल लें। देखो 5/100 गुणा 3/5 हम निकाल लेते हैं। 5 से 5 काट दो तो ये कितना आ जाएगा? 3/100। अब इसको हम पुरानी जनसंख्या मानते हैं तो नई जनसंख्या हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी? न्यू हो जाएगी 103। बस, बाकी का पूरा प्रोसीजर वही है जो अभी हमने सीखा था। यहाँ मैं लिखता हूँ ओल्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं न्यू। ठीक है, ओल्ड में पहली 20 थी, 21 हुई, फिर 20 थी, फिर 21 हुई और फिर 100 से कितनी हो गई? 103। ठीक है, यहाँ हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4
और जीरो कितने होंगे 1 2 3 4। जब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया इन तीनों का, कुछ कट नहीं रहा था तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 4 5 4 2 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें यहाँ पहले से गिवन है कि 4000 जनसंख्या थी, ये दी हुई है 40,000 थी, और यहाँ हमने निकाल लिया ये भी कितना है 40,000, और हमें नई निकाल ली है यानी कि 2 सही 3/5 साल के बाद वाली। तो यहाँ हम किसका गुणा करते हैं 4 5 4 2 3 का। जब ये काटेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 4 5 4 2 3। ये जो जनसंख्या आई ये 2 सही 3/5 वर्ष बाद आई, इतनी हमारी ये जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अगर टाइम फ्रैक्शन में है तब भी हम कर सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा रेट है उसको हम एक बार निकाल लें, किस फॉर्म में 3/5 साल के लिए। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यानी कि ये वर्तमान हमें जनसंख्या यहाँ पे दी हुई है। वर्तमान जनसंख्या हमें कितने दी है 6760, उसमें 4% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या की आबादी क्या होगी। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें ये दी है और पूर्व की निकालनी है, पूर्व वाली निकालनी है। शब्द का ध्यान रखेंगे, पूर्व वाली कैसे करें, बिल्कुल वही तरीका। 4% का मतलब क्या 1/25, सबको पता है। अगर पहले जनसंख्या 25 थी तो नई जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि होने के बाद क्या करते हैं जोड़ देते हैं, नई हो जाएगी यहाँ पे कितनी 26। ठीक है, अब देखो ओल्ड और न्यू, पहले 25 थी बढ़ के 26 हो गई, दर एक ही है तो इसी दर को 2 बार हमें करना है 25 से 26। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना मिला 625, और 26 का वर्ग कितना होता है 676। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या चीज, कि हमें जो वास्तविक संख्या दी है वो 2 साल बाद की दी है, और 2 साल बाद की हमारी क्या है ये, और ये चीज क्वेश्चन के लास्ट लाइन से ही पता लगाया जा सकता है कि पूर्व की पूछी यानी 625 की वैल्यू पूछी गई है, तो इसके नीचे क्या लिखे 676 गुणा में करते हैं हम कितना 625। 676 से ये काटेंगे तो ये 10 देगा, और इसको और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6250। ये कब का आया है 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बड़े आराम से कर सकते हैं, बाद की दी है तो बाद की रखेंगे, पूर्व की दी होती तो नीचे पूर्व की रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसी की तरह। तो इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ो एक बार। इसमें दर जो है वो हर वर्ष की अलग अलग दी है, जब अलग अलग वर्ष की दर दी हो तब भी हमें यही तरीका करना है। देखो 5% पहले साल 5% की से घटी है तो 1/20। अगर इसको मैं पुरानी जनसंख्या मानता हूं तो नई जनसंख्या कितनी रही होगी हमारी 19। ठीक है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, 8% का मतलब क्या होगा 8/100, 4 से काटेंगे तो कितना देगा 2/25। ठीक है, अगर ये हमारी ओल्ड थी और अब की बार बढ़ी है तो नई जनसंख्या कितनी होगी बताओ 27। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। फिर लिखा है 10% घट गई, अगली तीसरे वर्ष में 10% घट गई यानी 1/10। अगर पहले 10 थी तो नई कितनी हो जाएगी, नई हो जाएगी 9। बिल्कुल समझ आया होगा। तो मैं वही लिखता हूँ ओल्ड और न्यू। पहले वर्ष की कहानी क्या है 20 से 19 हुई, घटी थी, दूसरी वर्ष बढ़ी है तो 25 से कितनी होगी 27, और तीसरे वर्ष की क्या कहानी है 10 से कितनी हो गई 9, बस ये 9 है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा, इसमें कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5000, और यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो मिला 4617। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, हमें दिया है पूर्व की जनसंख्या, पूर्व की जनसंख्या हमें दी है 5 लाख जनसंख्या दी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 लाख, और पूर्व की जनसंख्या रेशो में कितनी है जो हमने निकाली है वो है 5000। हमें निकालनी है बाद की, तो 4617 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 शून्य से 3 शून्य काट देते हैं तो आंसर हमारा आएगा 4,6,1,700। इसको हम क्या कह सकते हैं 4,61,700। ये कब की जनसंख्या है 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान जनसंख्या। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्तमान है और हमारे अकॉर्डिंग 3 वर्ष बाद की, क्योंकि 3 वर्ष का टाइम था तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमने निकाल ली। ये था हमारा टाइप
8। अब चलते हैं टाइप 9। ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, बहुत सरल है ये, इसको ध्यान से समझना, हम अभी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो टाइप 9 में 4 सवाल है, इसको भी हम एक एक करके देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक संख्या का, संख्या नहीं पता तो हमने मान ली x, ठीक है, 80% दूसरी संख्या भी नहीं पता, इसको मान लिया y के 50% के बराबर है। देखो x का मतलब क्या होता है, गुणा, बॉर्ड मास में पड़ा होगा 80/100, मैं पूरा लिख देता हूँ। और y का कितना, 50%, यानी 50/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से ये जीरो काट दो, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 8x बराबर 5y। अब हमें क्या समझना है, यहाँ लिखा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या कौन, y जो है पहली संख्या का x% है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 को यहाँ भेज दें तो 8/5 x लिख सकते हैं। यही हमसे पूछा है। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 8/5 को हम किसमें बदल दें, प्रतिशत में। अलग से लिख लो, पहले इस फॉर्मेट को तैयार कर लो कि y की वैल्यू निकालनी है 8/5 के फॉर्म में, ठीक है। देखो इनटू में क्या करते हैं, 100, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार, कितना आ जाएगा, 160, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी। x प्रतिशत का मतलब क्या है, यही x है, 8/5 जो है 100 है, इसलिए प्रतिशत हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, x, ठीक है। y इक्वल टू 8/5x, तो 8/5 कितना हो जाएगा, 160। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, किसी संख्या नहीं दी तो x मान ली का 4 भाग उसके 65%, उसके मतलब x के 65% से 60 अधिक है। देखो ध्यान समझो, x का 4/5 भाग उसके मतलब x के 65% से 60 अधिक है। 60 अधिक कौन सा, ये वाला नंबर 60 अधिक है। अगर इन दोनों नंबर को बराबर करना है तो हम 60 कहाँ जोड़ेंगे, जो छोटा होगा, और कम कौन सा है, ये वाला पार्ट, तो 60 हम इधर जोड़ेंगे। इसको हम काट देते हैं, 5 से 13, और यहाँ कितना आ जाएगा, 20। इसको और सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो क्या लिख सकते हैं, 4x/5, और इस चीज को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 13x/20 बराबर में 60। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 20, ठीक है। 20 आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हम 4 भेजेंगे तो 16x माइनस 13x/20 इक्वल टू में 60। यहाँ घटाया तो क्या मिला, 3x/20, 20 को इधर भेज देते हैं इसी स्टेप में, 60 गुणा 20, और 3 से हमने इसको काट दिया, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली कितनी, 2 दूनी 4, 00। तो ये हमसे पूछा था संख्या ज्ञात करो, संख्या को हमने क्या माना है, x। देखो बिल्कुल आसान सी चीज है, कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एक संख्या मान ली x का 3/7, x का 3/7, उसके 40% यानी x के 40%, यानी 40% कितना होता है, 2/5। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 40% कितना होता है, 2/5 से 12 अधिक है, ये अधिक है, ये वाला टर्म, तो हम 12 कहाँ जोड़ेंगे, इधर की तरफ, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 3x/7, यहाँ आ जाएगा 2x/5 इक्वल टू में कितना दिया है, 12। सॉल्व करते हैं, 15x माइनस 14x/35 इक्वल टू 12। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा 35, ठीक है। 12 गुणा 35 करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 12 पंजे 60, कैरी 6, 12 3 36, और 6 42। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 420। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा अलग है, पर तरीका यही है, इसी तरीके से कर सकते हैं। किसी संख्या नहीं है तो मान लो x का 14वां भाग। 14वां भाग का मतलब क्या है, किसी संख्या का 14वां भाग है, यानी कि ये x पूरा था, इसका 14वां भाग हमने ले लिया, 12 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 12 गुणा, x की वैल्यू हमें यहाँ कितनी मिली, 12 गुणा 14, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, नहीं तो यही छोड़ दो। अब लिखा है संख्या का 150%, इनकी x का 150% करना है हमें, 150%। तो x की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 12 गुणा 14, इसका 150% निकालना है, 150/100। एक शून्य से शून्य काट दें, ये काट दो, कितना 3, ये बचेगा 2, 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 6 तिया 18 इंटू 14 हमें करना है, तो ये हमें कितना दे देगा, 252। ये हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। देखो हमने 2 टाइप कितनी आसानी से कर पाए,
आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। इसमें कितने, ये 10वें एग्जांपल्स हैं, इसको हमें करना है। इसमें लिखा है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। इस टाइप 10 में 3 पार्ट हमें दिए हैं, ए बी और सी। ए में 4 क्वेश्चन में, बी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं और सी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज हम ए के चारों क्वेश्चंस को करेंगे। आप इसको टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसको मैं करना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देखते रहना। देखो पहला सवाल क्या लिखा है, पहला पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ देखो मैथ में कितने लोग पास हुए हैं, मैथ में पास हुए हैं 60%। ठीक है, और इंग्लिश में कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं 50%। और दोनों में जो पास हुए हैं, दोनों में जो पास हुए हैं वो हैं कितने, मैंने गलत लिख दिया, 70% दिया है, तो ये 50%। इतना समझ आया। तो क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए वो हमें देखना चाहिए कि दोनों का पासिंग दिया है या फिर फेल कर दिया है। तो यहाँ हमें पास का दिया है, तो ये हम वेन डायग्राम से करना बताता हूं मैं तुम्हें। देखो एक वेन डायग्राम बना लिया। एक सर्कल जो होता है वो क्या होता है, ये कंप्लीट 100 मान के चलते हैं, ये 100% है। ठीक है, ये अपने आप में पूरा है। तो हमें यहाँ समझना है क्या कि यहाँ 2 वेन डायग्राम है और दोनों वेन डायग्राम को हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसा है जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो जो सबसे पहला काम करना है, जो दोनों विषयों में है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इस सर्कल कितने का था, ये मान लेते हैं मैथ का सर्कल है मान लो, और ये मान लो इंग्लिश का सर्कल है। ये पूरा सर्कल 60% होना चाहिए, मतलब मैंने 100% मतलब यही है। 50% हम लिख चुके, तो बचा हुआ कितने परसेंट रह गए यहाँ पे, 10%। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में टोटल 70% थे। ठीक है, और हम 50% लिख चुके, तो यहाँ कितने परसेंट बचा, 20%। तो हमसे पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, टोटल पूछा है पास स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दो, 10% प्लस 50% प्लस 20%। तो ये हमें जो आंसर देगा वो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 80%। कुल 80% स्टूडेंट पास हुए। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते तो ये 100 से ऊपर निकल जाता, ये 100 से। चलो चलते हैं, इसको मैं समझा रहा था। तो देखो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो ये 100 से ऊपर निकल जाएगा। कभी 100% से ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे थे जो दोनों में पास हुए थे। यानी कि ये 50% में मैथ में पास होने वाले भी थे और इंग्लिश में भी पास होने वाले थे, इसलिए हमने इनको अलग अलग निकाल लिया। ये जो 10 आया है, ये 10 केवल मैथ में पास होने वाले हैं, मतलब सिर्फ मैथ में हुए होंगे, इंग्लिश में नहीं हुए होंगे। और जो ये 20 है वो केवल इंग्लिश में पास होने वाले हैं। टोटल इंग्लिश में 70 है, पर केवल इंग्लिश में कितने हैं, 20। ये चीज ध्यान रखनी है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। लिखा है एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए। ये फेल का दिया हुआ है और हमसे पूछा किसका है, पास होने का। देखो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो फेल का प्रतिशत हमें दिया है, तो मैं फेल वाला लिख देता हूं। देखो हिंदी में कितने हुए हैं, 40%। ठीक है, फेल का ही। संस्कृत में कितने दिए हैं हमें, यहाँ मैं लिख देता हूँ 25%। ठीक है, और दोनों की बात करी जाए तो दोनों का हमें दिया है यहाँ पे कितना, 20%। ये तीनों जो चीजें दी हैं किसकी हैं, फेल की। अगर एक भी पास की होती तो उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते। वही चीज यहाँ हमें वेन डायग्राम बनाना है। एक वेन डायग्राम बना लिया छोटा। वेन डायग्राम से क्या है, गलती के चांस कम हो जाते हैं। जो सबसे पहला काम करना, बीच वाला भरना है। ये मान लिया हमने हिंदी का और ये मान लिया हमने संस्कृत का, और ये वेन डायग्राम जो है फेल का है। 40 टोटल पास हुए हैं, तो केवल हिंदी में कितने हुए होंगे, 20 तो यहाँ लिख ही चुके हम। तो यहाँ कितना रहा होगा, 20%, और यहाँ कितना रहा होगा, 5%। 25 में से 20 घटा दिए, 5। तो टोटल फेल हमें निकालना है। पहले टोटल फेल निकाल लेते हैं। टोटल फेल कितने होंगे, 20 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है, तो टोटल फेल हुए होंगे 45%। हमें क्वेश्चन में पूछा है टोटल पास। तो टोटल पास हमें पता है कि टोटल छात्र हम हमेशा कितने लेके चलेंगे, 100%। जिनमें से कुल 45% फेल हो गए, तो आप मुझे बताओ कि पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 55% छात्र। ठीक है,
उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। बस ध्यान क्या देना है कि ये दोनों वाला पार्ट किसमें दिया है, ये फेल का है या पास का है। ये फेल का है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर ये पास का होता तो हम इन दोनों को चेंज करते, दोनों वाले को कभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, हिंदी की परिभाषा परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। ये दोनों उत्तीर्ण का दिया है। अब जब दोनों की बात करते हैं दोनों का, तो दोनों में हमें जो परसेंटेज दिया है वो अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है। तो समझना क्या है कि हमें ये देखना है दोनों वाला केस क्या है। तो दोनों वाला जो केस है, दोनों वाला केस पास का दिया है, पास का। ठीक है, तो ये कितने परसेंट दिया, 35%। पर जब हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो फेल इन फर्स्ट में क्या है, यह है 75%। तो हमें क्या करना है, पास का निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले प्रश्न पत्र में कितने लोग पास हुए होंगे ये देखना है। टोटल 100 मान के चलते हैं, 75 फेल हो गए तो पास हुए होंगे सिर्फ 25%। ऐसे ही फेल हुए हैं सेकंड प्रश्न पत्र में कितने, सेकंड प्रश्न पत्र में हुए हैं 55%। ठीक है, तो यहाँ पे पास सेकंड पत्र में कितने हुए होंगे, 100 में से इसको घटा दो तो कितना आएगा, 45%। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, हमें इसलिए ऐसा ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो दोनों वाली चीज थी वो पासिंग की दी थी, तो हमें इसको भी पासिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। दोनों को कभी कन्वर्ट नहीं करते, हमेशा कन्वर्ट करते इंडिविजुअल को। ठीक है, जो सिंगल है बस वेन डायग्राम बनाएंगे, और वेन डायग्राम इस बार जो बनेगा वो पासिंग वाला बनेगा। पासिंग में दोनों कितना है, 35%। अब देखो पहले पेपर में 25% पास हुए और दोनों में 35%, यानी कि यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा था जो सेकंड प्रश्न में पास नहीं हुआ हो, तो हम -10% लिखेंगे, क्योंकि देखो 25 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10। 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, +10%। ठीक है, चलो टोटल फेल निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा, कुल प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण रहे। तो पहले ये हमने पास का लिया है तो टोटल पास निकाल लो पहले। टोटल पास कितना होगा, इन सबको जोड़ दो, -10 + 35 + 10। तो देखो प्लस वाले ये दोनों तो आपस में 0 हो जाएंगे, तो कितना परसेंट पास हुए होंगे, 35%। और टोटल पास की बात करें, टोटल फेल की बात करें, क्योंकि फेल पूछा गया है यहाँ, देखो अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। तो कुछ नहीं करना, 100 में से 35% को घटा दो। 100 में से जैसे ही 35% को घटाओगे तो ये आंसर हमें कितना दे देगा, 65%। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। शायद यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। इसमें आप समझो, मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें मैंने कुछ गलती कर दी, गलती तो कुछ नहीं की है, आप समझो मैंने क्या कर दिया। इसको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, मैं फिर से करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है 35% अनुत्तीर्ण का दिया था, मैंने उत्तीर्ण को लेकर सॉल्व कर दिया, तो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर 35% ही आएगा। देखो फेल दिया था दोनों में 35%, और पहले प्रश्न पत्र में जो है वो पासिंग मार्क्स दिए थे कितने, 75%। तो यहाँ फेल वाला कितना आ जाएगा, फेल वाला आ जाएगा 25%। ठीक है, सेकंड प्रश्न पत्र में पासिंग मार्क्स हमें दिए थे 55%, तो फेल वाला यहाँ से कितना आ जाएगा, 45%। ठीक है, क्योंकि चूंकि सब कुछ फेल का ही निकालना है, इसलिए हमने इसको फेल में ही कन्वर्ट कर लिया। पहले मैंने इसको उत्तीर्ण पढ़ लिया था, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया था। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। तो देखो फेल कितना है, 35%। तो फेल का यहाँ जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो फेल का बनाएंगे। तो बिल्कुल वही था सेम, यहाँ 35% आएगा, और यहाँ कितना आएगा, देखो 25 में से 35 जाएंगे तो -10, और यहाँ कितना आएगा, +10। तो टोटल फेल निकाल लेते हैं हमें, टोटल फेल। तो यहाँ से टोटल फेल कितना आएगा, -10% + 35% और प्लस का 10%। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 35% फेल। टोटल फेल, कुल अनुत्तीर्ण छात्र, कुल कितने अनुत्तीर्ण निकालना था, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो पहले कुछ नहीं किया, आंसर यही आया था, तो पर इसको उत्तीर्ण मान के मैंने सॉल्व कर दिया था। अभी ये अनुत्तीर्ण था तो अनुत्तीर्ण के हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया, तो कोई भी इश्यू नहीं है, आप लोग ध्यान से देखें इसको। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए। ठीक है, यहाँ भी पासिंग का दिया हुआ है। तो देखो
60% गणित में और 65% विज्ञान में, जबकि दोनों विषयों में कुल अनुत्तीर्ण, वही चीज है कि अनुत्तीर्ण का फिर से दे दिया। यहाँ पर तो उत्तीर्ण का दिया था, ये अनुत्तीर्ण का दिया था। यदि परीक्षा में कुल 600 बच्चे बैठे हैं तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, अब ये चीज समझनी है। हमें किसके अराउंड काम करना है, हमेशा दोनों वालों के, बोथ के। और बोथ वाला जो दिया है वो फेल का दिया है। फेल का कितना दिया है, 35%। अब देखो मैथ में जो हमें परसेंटेज दिया है वो पास का दिया है, कितना दिया है, 60%। 60% पास हुए हैं मैथ में, तो फेल कितने हुए होंगे, 40%। ठीक है। फिर दिया विज्ञान यानी साइंस में पासिंग मार्क्स दिया हमें कितने, 65%। तो मुझे बताओ कि फेल कितना हुआ होगा, 35%। हम फेल वाला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों वाली चीज पे फोकस करना है। दोनों में जो होगा उसी को हम यहाँ लेके सॉल्व करेंगे। देखो वेन डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। बीच वाली चीज हमें पता है कितनी है, 35%। यहाँ कितना, 40 में से 35 गए, 5%। यहाँ 35 में से 35 गया, देखो ये 35 नहीं दिया है, ये 30 दिया है। ठीक है, तो इसको मैं 30 करके सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको जरा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 30 दिया हुआ मैंने क्वेश्चन में, 35 को रीड कर लिया था इसको। तो देखो ये 30% दिया है हमें फेल वाला। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 10% आएगा। और यहाँ 40 में से 30 गया 10, और 35 में से 30 गया तो कितना आएगा, 5%। और चूंकि ये वेन डायग्राम फेल का है तो फेल का ही टोटल निकलेगा। टोटल फेल कितने आएंगे यहाँ पे, 10 + 30 + 5, तो टोटल कितने परसेंट आया, टोटल परसेंट आ जाएगा हमारा 45%। अगर 45% फेल हुए हैं टोटल, तो टोटल पास कितने हुए होंगे, 100% - 45%, कितना मिलेगा यहाँ पे, 55%। ठीक है। अब यहाँ समझना है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं, कुल 600 बैठे हैं और कुल 600 है और हमने कुल कितने माने हैं, 100%। तो हमसे पूछा कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो टोटल पास जन संख्या निकालनी है। संख्या हम निकालें तो गुणा किसका करते हैं, 55 का। 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 6 पंजे 30 की हासिल 3, 6 पंजे 30 और ये 33, 330 ऐसे छात्र हैं जो कुल पास हुए होंगे, कुल उत्तीर्ण संख्या। ये कुल उत्तीर्ण का आया। तो इसमें हमने 2 मिस्टेक की जो पढ़ने में आई थी, उसके अलावा इसमें कोई भी गलती नहीं है, सब ठीक है, वो पढ़ने में हो जाता है। 30% लड़के हैं, मैंने 35% से पहले सॉल्व कर दिया था, 30% था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने सुधार दी गलती को, गलती होती रहती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में बच्चों को जितने भी टाइप रह गए हैं उदाहरण के, वो हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर सारे वीडियोस को मर्ज करके एक पूरा एग्जाम्पल्स का परसेंटेज का तैयार कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।